के बारे में अपने को इंडिकेट करता है, परंतु 1481 को इस अध्याय को हटाकर इसको डिलीट करते हुए इसके स्थान पर राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण काल नियम 1981 के माध्यम से नए नियम जोड़े गए। इसमें मात्र 11 नियम है, 11 से 12वां नियम नहीं है। पहले में यह बताया गया है कि यह नियम किन किन पर लागू होगा। तो इसमें यह बताया है, इसकी विज्ञप्ति जो थी वो 17/3/81 को वित्त विभाग के द्वारा जारी की गई, जिसमें पूर्व अध्याय 11 RSR वॉल्यूम फर्स्ट का पूर्व अध्याय 11 को डिलीट करते हुए उसके स्थान पर ये नए नियम बनाए गए और प्रभावी जो थे 1/4/81 से किए गए। वर्तमान में जो कार्यग्रहण काल प्रचलित है वो 1/4/81 से ही लागू है। नियम फर्स्ट में यह बताया गया कि यह कब से लागू होगा और किन किन पे लागू होगा। तो बताया 1/4/81 से यह लागू होगा और जो कर्मचारी 1/4/81 को स्थायी राज्य सेवा में थे उन सभी पर लागू होगा, या 1/4/81 के बाद जो भी राज्य सेवा में नए प्रवेश करेंगे उन पर यह नियम लागू होंगे। कोई भी नियम सभी पे लागू नहीं होता, तो किन किन पे लागू नहीं होगा तो उसमें बताया है। पहला तो वर्क चार्ज, वे सभी कर्मचारी जो वर्क चार्ज अधिनियम के तहत नियुक्त किए गए हैं उन पे यह लागू नहीं होगा। दूसरा, कंसोलिडेट फंड से जिनका भुगतान किया जाता है, मतलब किसी कार्य विशेष के लिए किसी को रखते हैं, उन पे यह नियम लागू नहीं होगा। और तीसरा इन्होंने बताया अनुबंध पर जो कर्मचारी लगे हुए हैं उन पे भी ये नियम लागू नहीं होंगे। इनको छोड़ते हुए बाकी सब पे लागू होंगे। फिर नियम 3 में यह बताया कि जो कर्मचारी सेवा पे आते हैं या अन्य विभागों में जाते हैं उनके ऊपर किस प्रभाव से ये प्रभावी रहेंगे। भाई जैसे आज आप पॉलिटेक्निक में लगे हुए हैं, किसी ने आपके इंजीनियरिंग वर्क को देखते हुए डिपार्टमेंट, किसी दूसरे डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई इस आदमी को इसकी सेवाएं आप हमें दीजिए, और राज्य सरकार ने आदेश कर दिया कि भाई ये आदमी अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज से उस कार्यालय में जाकर कार्य करेगा, तो उस पर यह नियम कैसे लागू होंगे। क्या उसको ट्रांसफर होने पर, यहां से जाने पर या यहां वापस आने पर इसका कैसे मतलब यूज किया जाएगा। तो उन्होंने बताया कि भी किसी भी कार्यालय से कोई भी कर्मचारी अन्य विभाग में जाता है या अन्य विभाग से लौटकर वापस राज्य सेवा में आता है, तो उन पे ये किस प्रकार लागू होंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई स्पेसिफाई, अगर आपका डिपार्टमेंट जिस कंडीशंस में सेवाएं ले रहा है
उसमें अगर कोई बताया गया है कि भाई इस प्रकार उसको लाभ दिया जाएगा, तो उस कंडीशन में वो लाभ नियम लागू होंगे, अदरवाइज ये नियम उस पर लागू होंगे। तीसरा ये बताया, तीसरे में ही सेकंड में ये बताया कि कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है कि कर्मचारी को एपीओ करना पड़ता है। तो एपीओ करने की अवस्था में कार्यग्रहण काल का उपयोग वो किस प्रकार करेगा? तो कहा एपीओ करते ही तो उसको जहां उसको उपस्थित देना है वहां जाने के लिए उसको बताया जाएगा, उसमें कार्यग्रहण अवधि का उपयोग वो नहीं कर पाएगा। परंतु एपीओ से पुनः नियमित पोस्टिंग करते समय जहां भी उसकी पोस्टिंग होती है वहां जाने के लिए उसको ज्वाइनिंग टाइम का उपयोग करने का अधिकार रहेगा। एपीओ, किसी भी कर्मचारी को एपीओ करके आप मुख्यालय भेज दिया या कहीं भी भेजा कि भाई आपका आज की तारीख के बाद मुख्यालय ये रहेगा, तो वहां तक जाने का आपको साधारण समय जो है, जिस तरह से अपने टीए में मिलता है कि भाई ट्रांसफर हुई, ये ट्रांसफर नहीं है, एपीओ किया है तो आपको वहां उपस्थित देना है, तो आपको वास्तविक जर्नी पीरियड मिलेगा और कोई ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। वहां से वापस आपकी रेगुलर पोस्टिंग जहां भी हुई है वहां पर जाने के लिए आपको कार्यग्रहण काल का उपयोग करने का पूरा अवसर मिलेगा। तीसरी कंडीशन सेवा में एक और बनती है। कई बार अपन देखते हैं नियमित विभाग जो है, एक विभाग टूट गया दूसरे में मर्ज हो गया, कई बार यह स्थिति होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो विभाग टूटा है और कर्मचारी को उस विभाग के टूटने के कारण वहां सरप्लस कर दिया गया है, सरप्लस करने के बाद या तो मुख्यालय जाके एपीओ करके आपको भेजेंगे और अदरवाइज मुख्यालय से ही नए ऑर्डर सरप्लस पीरियड में ही आपको दे दिए जाएं कि आप यहां इस कार्यालय से सरप्लस होके उस कार्यालय में जाएंगे और उस पोस्ट पे जाएंगे। यही कंडीशन दो बनती है, एक तो एपीओ वाली कंडीशन बन जाती है और दूसरी न्यू पोस्टिंग्स की बन जाती है। तो ऐसी दशा में यह कहा है कि अगर आपको विभाग टूटने के कारण दूसरी जगह भिजवाया जाता है तो वहां जहां आपको पूर्व कार्यालय से रिलीव होना है वहां से रिलीव होकर आप अगले कार्यालय में जहां भी पधार रहे हैं वहां आपको ज्वाइनिंग टाइम अवेल करने का अवसर मिलेगा। 3 से 4 कंडीशंस अलग नहीं होती, एक तो स्थानांतरण हो गई, सेकंड एपीओ हो गई और थर्ड सरप्लस हो गए। ये 3 से 4 कंडीशंस नहीं होती, 3 कंडीशंस में ही आपको दूसरी जगह ज्वाइन करना पड़ता है। अब चौथी कंडीशन जो है वो है अस्थायी स्थानांतरण। मतलब किसी कर्मचारी को पूर्व में स्थानांतरित किया गया है और उसके 6 माह मतलब 180 दिन के भीतर दूसरी जगह स्थायी मतलब ट्रांसफर कर दिया गया है। तो ऐसी कंडीशंस में जब 180 दिन से कम पीरियड में पुनः आपको किसी दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जावे तो ऐसी कंडीशंस में आपको ज्वाइनिंग टाइम देनी नहीं होगी, केवल वास्तविक जर्नी का ही लाभ मिलेगा। अस्थायी स्थानांतरण पर आपको किसी प्रकार का ये है जी डेपुटेशन में मैंने आपको पहले बता दिया ना कि भाई डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजते हैं, नहीं खुद में भी करते हैं, एक कॉलेज से दूसरे में भेज देते हैं। हाँ उसमें भी वही है। ये 3 पेज का जो है वो आपके मोबाइल पे शायद डाला है। वही बता रहा हूं।
इसमें दो 2/8/2005 को वित्त विभाग ने एक आदेश जारी कर डिफॉर्मेशन किया था। पहले यह हुआ करता था कि कोई भी स्थानांतरण आदेश में इस बात का उल्लेख नहीं है कि कर्मचारी का स्थानांतरण राजहित में किया गया है या नहीं किया गया है, या निजी किया गया है, निजी कारणों से किया गया है। तो यह माना जाता था कि यह स्थानांतरण राज्य हित में किया गया है। कब से? 2/8/2005 से पहले क्या माना जाता था कि भाई अगर किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है तो यह स्थानांतरण राज्य हित में किया गया है। परंतु 2005 में स्थानांतरण पर ट्रांसफर्स के लिए जो खर्चा हुआ उसको देखते हुए वित्त विभाग ने यह आदेश जारी किया कि यदि किसी ट्रांसफरिंग अथॉरिटी ने स्थानांतरण किया है तो वो अपने आदेश में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करेगा कि यह स्थानांतरण राजहित में किया गया है या नहीं। अगर आदेश में लिखा हुआ नहीं है, पहले तो यह था कि आदेश में लिखा हुआ नहीं है तो यह माना जाता था कि यह राज्य हित में है, और इसके बाद क्या कर दिया कि अगर लिखा हुआ नहीं है तो यह राज्य हित में नहीं होगा और उसको किसी प्रकार का लाभ देय नहीं होगा। ये 2/8/2005 से पहले और 2005 के बाद परिस्थितियों में मोटा डिफरेंस है जो ध्यान में रखना है। आज की तारीख में अगर किसी भी आदेश में यह लिखा हुआ नहीं है कि स्थानांतरण राज्य हित में किया गया है, यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नहीं है, तो जो ट्रांसफर होकर आ रहा है बंदा उसको किसी प्रकार का ज्वाइनिंग टाइम का लाभ दे नहीं होगा। ज्वाइनिंग टाइम का लाभ दे नहीं होगा तो इसके साथ साथ और क्या लाभ दे नहीं होगा? ट्रांसफर टीए वगैरह है वो भी नहीं मिलेगा। क्लियर सर? चलें अपन आगे। अब यह बताया गया है नियम 5 में यह बताया गया है कि स्थानांतरण समय कब से प्रारंभ होगा और किस प्रकार इसको रेगुलाइज किया जाएगा। तो 5 में यह बताया गया है कि जब कर्मचारी अपने पूर्व कार्य स्थल से कार्यभार मुक्त होता है, यदि वह मध्याह्न पूर्व में रिलीव हुआ है तो उसी दिनांक से, और मध्याह्न पश्चात हुआ है तो अगले दिन से कार्य ग्रहण काल प्रारंभ होगा। पूर्ण कब होगा? जब कर्मचारी अगले स्थान पर कार्य ग्रहण कर लेता है, नवीन स्थान पर अपना कार्य ग्रहण कर लेता है। यदि वह कार्य ग्रहण मध्याह्न पूर्व है तो पिछली दिनांक से, जिस दिन कार्य ग्रहण किया है उससे जस्ट पूर्व की दिनांक से समाप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक कर्मचारी 10 तारीख को कार्य मुक्त होता है मध्याह्न पूर्व में, तो उसका प्रारंभ 10 तारीख से होगा, और अगर मध्याह्न पश्चात में होता है तो 11 तारीख से होगा। इसी तरह से जब उसने वापस ज्वाइनिंग किया है, मान लीजिए उसने 18 तारीख को कार्यभार ग्रहण किया, 18 तारीख को अगर उसने मध्याह्न पूर्व किया है, मतलब कार्यालय खुलते ही किया है, तो 17 को उसका कार्य मतलब ज्वाइनिंग कार्य खत्म हो जाएगा। और यदि उसने लंच टाइम के बाद
या लंच टाइम के आसपास कार्य ग्रहण किया है तो उसका उस दिन, जिस दिन उसने कार्य ग्रहण किया है उस दिन उसका लास्ट डे होगा, ज्वाइनिंग पीरियड के अवेल का लास्ट डे होगा, क्योंकि आपको उस दिन की सैलरी नहीं मिलेगी, अगले दिन से मिलेगी। इसी तरह से अगर आप नई सर्विस में ज्वाइन करते हैं और मध्याह्न पश्चात 9 दिन हो गए भैया, हाँ, उसमें यदि आपका स्थानांतरण राज्य हित में हुआ है तो ज्वाइनिंग टाइम के अनुसार जितना दिन आपको अवेल करने का अधिकार है उस सीमा में अगर आप हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई अवकाश देने की आवश्यकता नहीं है। वो पीरियड आपका ज्वाइनिंग टाइम में कवर्ड होगा और उसकी आपको पूर्ण सैलरी मिलेगी। ठीक है, क्लियर? अगर आपने जो पीरियड आपको देय बनता है उससे अधिक का उपयोग कर लिया है तो नियम 6 से 9 तक में कार्रवाई करने के पश्चात उसको रेगुलराइजेशन करने पर जैसा भी आदेश होता है उसके अनुसार आपको सैलरी देनी होगी। ठीक है, सर्विस भाई, सर्विस ब्रेक कब होती है? जब आपका पीरियड जो 20 का पीरियड है वो रेगुलाइज नहीं होता। रेगुलाइज करने का मैंने आपको उस दिन बताया था क्या है पूल, या तो अवकाश सैंक्शन करे और या अवेतनिक अवकाश सैंक्शन करे। ठीक है, उसके अनुसार जो भी होगा वो होगा। नहीं, इसमें यूं है, अभी अपन आगे चल रहे हैं, सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन रहेगी क्या रहेगी वो सब 6 नंबर 7 नंबर और 8 नंबर में आएगा। अभी अपन चल रहे हैं सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो है, यदि आप ज्वाइनिंग टाइम के पीरियड में अवेल करते हैं, मतलब उसको अवेल करते हुए अगर करते हैं तो नॉर्मली आपका कार्यालय अध्यक्ष जो है उसको स्वीकार करेगा। अगर आप उस पीरियड के बाहर जाकर करते हैं तो आपके अलग अलग कंडीशंस हैं, वो अपन आगे देखेंगे। हाँ, तो अपन ने ये देखा नियम 5 में कि भाई कब से प्रारंभ होगा और कब अंत होगा। अब इसी में 5 में आगे बताया है ज्वाइनिंग टाइम कितना मिलेगा। तो उन्होंने ये बताया है भाई कि 1 किलोमीटर से लेकर, चूंकि 1 किलोमीटर स्थानांतरण की कैटेगरी में नहीं आता, परंतु यह है कि 1000 किलोमीटर तक, प्रथम 1000 किलोमीटर तक मुख्यालय से मुख्यालय की दूरी है। तो उसके लिए अगर आप, और वो दोनों स्थान जहां आपका स्थानांतरण हुआ है और जहां से हुआ है, दोनों स्थान रेल मार्ग से जुड़े हुए हैं, तो आपको न्यूनतम 10 दिवस उपयोग करने का अधिकार होगा। इसी में यदि दोनों स्थान रेल मार्ग से जुड़े हुए नहीं हैं और आप आंशिक रूप से रेल में और आंशिक रूप से बस से यात्रा करते हैं, तो ऐसी दशा में यदि आप 200 किलोमीटर से ज्यादा बस से सफर करते हैं तो आपको 10 के स्थान पर 12 दिवस मिलेंगे। सेकंड कंडीशन उसने बताई कि यदि आप 1001 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक
की दूरी है आपके दोनों मुख्यालयों की, ऐसी कंडीशंस में आपको रेल से, या अगर दोनों स्थान रेल से जुड़े हुए हैं तो मैक्सिमम 12 दिवस, और दोनों स्थान रेल से जुड़े हुए नहीं है तो कंडीशन वो कि अगर आप 200 किलोमीटर से ज्यादा बस से करते हैं तो आपको 15 दिवस मिलेंगे। ठीक है। तीसरी कंडीशन है, यदि आप 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी होने के कारण यात्रा करते हैं तो मैक्सिमम आपको 15 दिवस जो है मिलेंगे, और दोनों कंडीशंस में वो 15 दिवस ही रहेंगे। मैक्सिमम 15 दिवस आपको ज्वाइनिंग टाइम्स के रूप में दे रहेंगे। है जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो भी बता रहे हैं, वो भी बताएंगे आपको। अब जैसे आपकी ज्वाइनिंग टाइम की अवधि जो है, जैसे मान लीजिए आप 1000 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, या आपके दोनों मुख्यालयों की दूरी 1000 किलोमीटर से कम है और दोनों स्थान रेल से जुड़े हुए हैं, तो आपको मैक्सिमम 10 दिवस दे है। आप 10 तारीख को रिलीव हुए, 15 को आपने कार्यभार ज्वाइन कर लिया, 10 को मध्याह्न पश्चात रिलीव हुए, 15 को आपने ज्वाइन कर लिया, तो कार्यकरण काल आपने कितना लिया? 11, 12, 13 और 14, 4 दिवस का उपयोग किया और बिफोर टाइम आपने ज्वाइन कर ली। तो आप अधिकारी कितने दिन के थे? 10 दिन के। तो शेष आपके कितने दिन रह गए? 6 दिन। वो 6 दिन आपके पीएल में जमा होंगे। है जी? नहीं, इसमें टीएडीए नहीं मिलता। ट्रांसफर अलाउंस में पर डे कहां है भाई? पर डे है ही नहीं, लंपसम अमाउंट है, वो लंप मिल जाएगा। तो ये दोनों केस में निजी और स्वैच्छिक में केवल राजकीय, निजी में कुछ भी दे नहीं होता। टाइम पीरियड भी दे नहीं। क्वेश्चन निजी वाले में सर, जैसे आपने बोला एक मिनट, क्यों? आपका भी स्थानांतरण जो है प्रशासनिक कारणों से होता है। निजी सभी में निजी थोड़ी होता है, निजी स्वयं की प्रार्थना पर ही निजी माना जाता है। स्वेच्छा से होने पर किसी प्रकार का कोई ट्रांसफर टीए वगैरह नहीं मिलता। पहली बात, ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलती। आपको जैसे ही रिलीव हुए, रिलीव होने के साथ वास्तविक जर्नी का जो समय है वो मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। अब यहां और है, वास्तविक जर्नी मीन्स आप कार्यालय समय से मध्याह्न पश्चात रिलीव हुए, मतलब आप अगर 5 डे वीक है तो 6 बजे रिलीव होंगे, 6 डे वीक है तो 5 बजे रिलीव होंगे नॉर्मली, उदाहरण के तौर पर नॉर्मली। और उस तारीख को रात को 10 बजे आपकी गाड़ी जा रही है तो आपका जर्नी पीरियड जो है वो रात को 10 बजे से ही माना जाएगा। आप 2 दिन छोड़ के जाते हैं, 2 दिन का अवकाश लेना पड़ेगा अगर निजी कारणों से है तो। मतलब फर्स्ट जो आपको प्रिविलेज व्हीकल्स मिल रहा है उससे जाना है। उसके बीच में अगर आप किसी प्रकार का गैप करते हैं तो आपको किसी प्रकार का जो आपने गैप पीरियड लिया है वो रेगुलाइज नहीं होगा, उसको आपको अवकाश लेना पड़ेगा। भाई रिजर्वेशन नहीं हो तो जब आपने व्यक्तिगत इच्छा से करवाया है तो जाना पड़ेगा। जैसे उसके बाद 1000 किलोमीटर से ज्यादा होगा तो फिर टाइम पूरा मिलेगा। जो भी होगा
वास्तविक मतलब जो भी वास्तविक जितना भी मतलब वास्तविक लगता है, जैसे मतलब यहां रात को 10 बजे रवाना हुई और सुबह 4 बजे अगर कहीं भी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गई तो आपको दूसरे दिन सुबह 4 बजे वो पहुंच जाती है, 10 बजे ऑफिस जाना है। जाना है सब कुल मिला के। मतलब वास्तविक जर्नी पीरियड ही मिलेगा, उसमें किसी प्रकार का आपको ज्वाइनिंग टाइम का लाभ दे नहीं होगा। 12 बजे पहुंच रही है तो घर जाके आप चले जाइए, 1 बजे तक पहुंच जाइए। अगले दिन हो सकता है नहीं, क्योंकि वो तो डे काउंट हो जाएगा ना सर जर्नी में। नहीं होगा। अगर 12 बजे पहुंच गई है और आपका ऑफिस चालू है तो लंच पश्चात आपको जाना पड़ेगा। अगर कैब हो तो छुट्टी कौन सी ले सकते हैं? जो भी आप अगर छुट्टी में मतलब पीरियड में रह गए तो उसकी आपको अवकाश लेना पड़ेगा। कोई बस अगर जो आपके कार्यालय अध्यक्ष है वो करेगा। अगर इसमें एबनॉर्मल पीरियड हो जाता है, वो अपन पीरियड 6 में और 7 में जो है अभी देखेंगे, तो उसके लिए अलग प्रोसीजर है। सर इसमें जो जैसे 6 दिन का टाइम बताया था पीएल में जुड़ जाएगी। हाँ जी, वो पूरे 6 दिन ही हो गए या फिर कुछ इसमें भी जैसे ये कैलकुलेशन टाइम का वो हो जाता है, वो पूरे 6 दिन जुड़ेंगे किसी अनुपात में जुड़ेगी सर? नहीं, ये पूरे जुड़ते हैं, एक दिन की एक पीएल। यदि शनिवार को जैसे मध्याह्न पश्चात हम लीव हो, फिर संडे आ गया, वो मंडे को ज्वाइन करें तो वो आपके ज्वाइनिंग पीरियड में काउंट होगा, ज्वाइनिंग पीरियड में काउंट होगा। और यदि आप निजी कारणों से ले रहे हैं तो उसमें आपको मंडे को किसी हालत में पहुंचना पड़ेगा, बस उसमें आपका कुछ भी नहीं है, यात्रा तो संडे को कर ही सकते कर ही सकते। परंतु यदि राजहित में होता है तो इसमें प्रीफिक्स जो अवकाश है वो काउंट नहीं होगा, सफिक्स है वो आपके काउंट होगा। पूर्व का मतलब जो पहले अवकाश आ रहा है, मतलब रिलीव होते ही जो अवकाश आ रहा है वो काउंट नहीं होगा, बाद वाला आपके जो है वो काउंट होगा। अगर 10 दिन हो गए और 11वां दिन अवकाश पड़ रहा है तो आपको 11वें दिन का लाभ मिलेगा, 12वें दिन आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी दशा में आपकी पीएल नहीं लगेगी और ना आपके पीएल जुड़ेगी। हां, यहां अगर आप 8 दिन में ज्वाइन कर लेते हैं तो 2 दिन आपके बचे हुए हैं, वो आपका पीएल में जुड़ेगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। सर जैसे बुधवार को रिलीव हुए शाम को, है जी, बुधवार को रिलीव हुए जी हाँ, हाँ, और गुरुवार को मतलब नहीं जाना हुआ किसी रीजन से, शुक्रवार को ज्वाइन करते हैं, तो जिससे आप बोल रहे हो कि लीव लेनी पड़ेगी, हाँ। इससे आगे कुछ प्रॉब्लम होगा? नहीं, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एबनॉर्मल है, जैसे मान लीजिए भाई निजी कारणों से जा रहे हैं और आप 5 दिन 7 दिन 10 दिन का अगर अवकाश ले लेते हैं, जिससे ये एहसास हो कि ये ट्रांसफर को कैंसिल करवाने के चक्कर में इन्होंने ज्यादा मतलब दिन लिए हैं, तो ऐसी दशा में 6 नंबर 7 नंबर और 8 नंबर के अंतर्गत जो भी नियम है, नियम 6, 7, 8 और 9, वो अपन अभी देखेंगे, उसके अनुसार कार्रवाई करते हुए 6, 7, 8 और 9 के तहत कार्रवाई करते हुए आपका रेगुलाइजेशन होगा। ठीक है, एक्चुअली प्रैक्टिकली होता तो वही है सर। क्या चीज? एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसफर करते हैं, राज्य में करते हैं, हाँ, सबसे बड़ा तो ऑब्वियसली सर मतलब राजहित में किया है जब तो आपको ये ज्वाइनिंग टाइम मिल जाएंगे, और व्यक्तिगत अगर किया है तो किसी प्रकार का आपको लाभ ये नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ ये बता रहे हैं कि फिर भी वो मेडिकल लेके बैठ जाते हैं कि 1 महीने के लिए कैंसिल कराने के लिए। हाँ बैठते हैं, होता सर मतलब होता वही है। मैं बता रहा हूं ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं कि नहीं होता। मैं भी यही कह रहा हूं कि अगर आप एबनॉर्मल पीरियड में करते हैं तो उसके लिए क्या है, उसके लिए व्यवस्था जो दी गई है, नियम 6 में दी गई है, 7 में दी गई है, 8 में दी गई है और 9 में दी गई है। नियमों में स्पष्ट रूप से दिया है किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं होगा। नियमों में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि आपको ये कॉपी भेजी है, आप देख लेंगे। देते हैं, बिल्कुल देते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं भाई, मैं ये बता रहा हूं कि नियम में ये है
नियम 9 में यह बताया गया है कि इसको रेगुलराइजेशन करने की जो अथॉरिटी है वो अपने स्व विवेक से अवकाश स्वीकृत करेगा, और यदि वह कारण उचित समझता है तो अवकाश देगा, अदरवाइज विदाउट पे होगी, लीव नॉट ड्यू होगी, मतलब सैलरी कटेगी। अब अपन नॉर्मल वे में इसको छोड़ देते हैं, फिर बात करें अगर, तो नॉर्मल वे में यह है कि जब कर्मचारी ज्वाइन कर लेता है और अवकाश का जो प्रकरण इसमें स्वीकृत नहीं भी होता है तो भी सैलरी बना दी जाती है नॉर्मल वे में। नियम 8 स्पष्ट रूप से कहता है कि जब तक इसका रेगुलराइजेशन नहीं हो उस पीरियड का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा। उतने दिनों को छोड़ के बढ़ाओ। भाई नियम ये कहता है, अपन यहां बात सिर्फ करते हैं नियमों की। प्रैक्टिकल और नियमों में थोड़ा सा डिफरेंस तो रहता ही रहता है। नो नो, जो आपका अवकाश उपलब्ध है उसमें से कोई भी लिया जा सकता है। सीएल अवकाश नहीं है। मैंने आपको परसों यही बताया था कि सीएल जो है वो ड्यूटी पीरियड काउंट होता है, इसको किसी भी परिस्थिति में अवकाश के रूप में नहीं लिया जा सकता। ये ड्यूटी पीरियड होता है, किसी दूसरे अवकाश के साथ इसको समायोजित नहीं किया जा सकता। है जी, RSR वॉल्यूम 2 मैंने यार परसों आपको ये पूरा बताया था ना। उसमें रूल नहीं है, उसमें अपेंडिक्स ही है अलग अलग। अब जैसे आपकी हेडक्वार्टर टू हेडक्वार्टर दूरी के अनुसार आपका जो ज्वाइनिंग टाइम का पीरियड दे बनता है, उस पीरियड में आप कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसी दशा में क्या होगा, तो उसमें यह बताया है नियम 6 में यह बताया गया है कि यदि इस प्रकार कोई कर्मचारी रिलीव होने के पश्चात अपने पूर्व कार्यालय से नए स्थान पर कार्य ग्रहण नहीं करता है तो उसका वेतन आहरित नहीं किया जाएगा, तथा जो अधिक पीरियड उसने उपयोग लिया है उसको नियमित करवाया जाना होगा। नियम 6 इतना ही कहता है। नियम 7 में यह बताया गया है कि कार्य ग्रहण काल का वेतन किस प्रकार आहरित किया जाएगा और उसको कैसे नियमित किया जाएगा। तो 7 में यह बताया है कि 1 दिन से लेकर 30 दिन की अवधि तक अगर लेट है, अगर आप नए स्थान पर इसमें ज्वाइनिंग टाइम वाला जो 10 दिन का पीरियड है या 12 दिन का या 15 दिन का जो पीरियड है वो पहले काउंट नहीं होगा। यदि आप समय पे ज्वाइन कर लेते हैं जब तो काउंट होगा, अदरवाइज वो काउंट नहीं होगा। और 1 दिन से लेकर 30 दिन तक का अगर आप स्थानांतरण आदेश की पालना कर लेते हैं तो अधिक पीरियड का जो है रेगुलाइजेशन करने का पावर जो है वो आपके कार्यालय विभागाध्यक्ष को है। वह अपने विवेक से यह देखेगा कि इसने जो आवेदन में जो कारण बताया है डिले होने का वह यदि संतोषप्रद है तो उसको नियम 8 के तहत रेगुलाइज करते हुए
उसको जिस वे से वो करना चाहता है, उचित जो भी समझता है, लीव लेके, विदाउट पे करके, जैसे भी वो अगर रेगुलाइज करना चाहता है वो कर सकता है। अब यदि 30 दिन से ज्यादा, रिलीविंग होने के 30 दिन से ज्यादा हो गए तो फर्दर 30 दिन मतलब 60 दिन तक के पीरियड को रेगुलाइज करने का पावर आपके प्रशासनिक विभाग को है। प्रशासनिक विभाग राज्य सरकार के, जैसे सेक्रेटरी को। और अगर 60 दिन से बाद का कोई अगर हो गया तो वो राज्य सरकार के पास जाएगा और वहां से स्वीकृति होकर आएगा। ये 3 कंडीशंस हैं। इसी प्रकार से एपीओ पीरियड जो है वो भी 30 दिन तक का है, तो विभागाध्यक्ष जो है वो नियमित कर सकता है। 30 दिन से ज्यादा हो गया आपको कहीं दूसरी जगह लगाने में और वो 60 दिन से कम है तो आपके सेक्रेटरीट द्वारा हो जाएगा। और सेक्रेटरीट में भी अगर 60 दिन से ज्यादा का पीरियड हो गया तो राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होकर नियमित होगा। अब इसमें नियम 8 में और 9 में यह बताया है कि जो डिले को कंडोन करने वाला अधिकारी है वह उस डिले को, जो कारण आपने बताया है, उसको सेटिस्फाई मानता है तो उसको किसी भी प्रकार के अवकाश के बदले समायोजित करते हुए, नियम 8 में स्पष्ट रूप से बताया गया कि अवकाश के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, पर नियम 9 में यह रिलैक्सेशन दिया है कि स्वीकृत करता अधिकारी यदि उस कारण को सेटिस्फाई मानता है तो वो उसको स्वीकृत करते हुए रेगुलाइज कर सकता है, वो उसको पावर है। अब नियम 10 में यह बताया गया है कि यदि किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसमें क्लियरिफिकेशन कौन देगा, यह बताया है। तो उसमें यह बताया है कि किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में वित्त विभाग के द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। फाइनेंस और हाँ जी 10 और नियम 11 में यह बताया गया है कि इन नियमों में यदि किसी प्रकार के परिवर्तन, परिवर्धन और संशोधन की आवश्यकता है तो कौन करेगा। तो उसमें बताया है कि अगर परिवर्तन, परिवर्धन, संशोधन करने की जब भी अगर आवश्यकता महसूस होती है तो वो करने का राइट्स वित्त विभाग को रहेगा। दैट्स ओके। सर इसमें ये तो बता दिया, लेकिन जब ट्रांसफर ऑर्डर आए हैं जी हाँ, तो उसके बाद प्रिंसिपल के पास कितने दिनों की पावर है ताकि रिलीव ना करे? रिलीव न करे वो आपके और उसके संबंधों पर निर्भर है। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है? कोई पीरियड नहीं है। अगर हाँ बोलिए, चाय चाय पी लीजिए सब। फिक्सेशन, राजस्थान सेवा नियम के नियम 24, राजस्थान सेवा नियम वॉल्यूम 1 के नियम 24 अपन ने परिभाषाओं में आपको बताया होगा। वेतन की मूल परिभाषा में 724 बताया होगा, जिसमें यह बताया है कि वेतन किस किस चीजों से जुड़ के बना है। वेतन में मूल वेतन, निजी वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य वे सभी भत्ते जो आपको कर्तव्य पर उपस्थित रहने के बदले में प्रदान किए जाते हैं, उन सबको संयुक्त रूप से जोड़कर जो आपने महीने भर तक कार्य किया है उस कर्तव्य के एवज में जो भुगतान मिलता है उसको वेतन कहते हैं। यह 724 में आपको बताया होगा।
अब यहां 24 में ये कहते हैं कि कर्मचारी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नियमित वेतन श्रृंखला में, ये नियमित वेतन श्रृंखला का वर्ड जो जुड़ा है वो जुड़ा है 20/1/2006 के बाद। नियमित वेतन श्रृंखला में धारित पद का वेतनमान में रहते हुए जो भुगतान दिया जाता है वह वेतन दिया होगा। क्लियर? अब कर्मचारी कितने प्रकार के हो सकते हैं? एक पद पर नियुक्ति कितने प्रकार से हो सकती है? एक वे कर्मचारी जो बिल्कुल ओपन मार्केट से प्रथमतः सेवा में प्रवेश करते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटी फर्स्ट। सेकंड क्या होंगे? वे कर्मचारी जो पहले राज्य सेवा में लगे हुए हैं और नियमित चयन की प्रक्रिया को पूर्ण कर नए पद पर नियुक्त हुए। वो पद, अब इसके भी दो पार्ट हो सकते हैं। एक वे कर्मचारी जो समान पद या उच्च पद पे नियुक्त हो, और दूसरे वे कर्मचारी जो उच्च पद से निम्न पद पे आवे। जैसे मान लीजिए एक लेखाधिकारी था, तो वर्तमान में उसको L14 में जो है वेतन स्तर 14 में जो है वो वेतन आहरित कर रहा था। उसने ओपन मार्केट से आरपीएससी से परीक्षा दी और एसीटीओ बन गया, सहायक वाणिज्य कर अधिकारी बन गया। सहायक वाणिज्य कर अधिकारी की वेतन स्तर क्या है? 12। तो ये लोअर पोस्ट होगी, वो लोअर पोस्ट पे आ गया। तो अब कंडीशन क्या हुई? कर्मचारी कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, और दूसरे में 2 और हो गए। जब हो गए कुल 3 तरह के हो गए। एक तो डायरेक्ट रिक्रूटी, सेकंड पहले से सेवा में थे और फर्स्ट उच्च पद पर या समान पद पर आ रहा है, और दूसरा लोअर पोस्ट पे जा रहा है। इससे ज्यादा तो कोई कंडीशन नहीं आएगी। आपको फिक्सेशन करने की कंडीशन क्या 3 ही बनेगी कि इससे ज्यादा और बनेगी? अब भी अपन प्रमोशन वाले कर्मचारियों की बात नहीं कर रहे हैं। अब भी अपन किसकी बात कर रहे हैं? जो पद पर नए आ रहे हैं और जिनको 20/1/2006 के बाद का अपॉइंटमेंट है, तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पूर्ण करने पर वेतन, नियमित वेतन दिया जा रहा है। तो हो गई क्लियर? कंडीशंस कितनी बनेगी? 3 तरह की। एक ओपन मार्केट, डायरेक्ट रिक्रूटी, सेकंड वेल इन सर्विस, उच्च पद या समान पद, और तीसरा लोअर पोस्ट। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। फिक्सेशन किस में होगा? फिक्सेशन चाहे नया हो चाहे प्रमोशन पे हो, फिक्सेशन किस में होगा? नियम 26 में ही होगा। फिक्सेशन का नियम केवल और केवल नियम 26 लागू होगा। 24 में मैंने ये कहा है वेतन क्या मिलेगा। फिक्सेशन किस प्रकार होगा, वो प्रक्रिया जो है केवल और केवल नियम 26। क्लियर? अब अपन चलते हैं आगे। 24 में तो ये हो गया कि भाई वेतन क्या मिलेगा। जो उसने पद धारित किया है उस पद की वेतन श्रृंखला में
जो उसका स्तर बनेगा वो वेतन उसको देय होगा। निर्धारण किसमें होगा? नियम 26 में। तो 26(1) यह कह रहा है कि यदि कोई कर्मचारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आया है, यह नियम कब से बने हुए हैं? 51 से, ठीक है। इसलिए इसमें 20/1/2006 के पहले और 20/1/2006 के बाद के अलग अलग जो है पोजीशन नहीं बनाई हुई है। सिर्फ यह कहा हुआ है 20/1/2006 का जो सर्कुलर है उसमें यह है कि प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के पश्चात प्रोबेशन संतोषप्रद होने की दशा में रेगुलर पे दी जाएगी, ठीक है। तो जो डायरेक्ट रिक्रूटी आया है उसको अपन नियमित वेतनमान कब से देंगे? 2 साल जरूरी नहीं है, 2 साल से ज्यादा भी हो सकता है। प्रोबेशन कंप्लीट 2 साल से कम नहीं होगा। तो आप ये पूछेंगे कि डॉक्टर्स वगैरह के जो है वो 1 साल ही रहता है, तो उसमें कंडीशंस ये है कि जब प्रोबेशन कंप्लीट हुआ है तब से मिलेगा। यहां मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपके विभाग में या किसी भी जगह मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अपॉइंटमेंट दिए जाते हैं, देना चाहिए, बहुत बढ़िया है। उसमें कंडीशंस ये है, एलडीसी किसी को लगाया है, वर्तमान में उसको, पहले टंकन टेस्ट हुआ करता था, अब वर्तमान में है कंप्यूटर टेस्ट, उसको पारित करना जरूरी है। वर्तमान में यहां यह बताया गया है कि यदि कर्मचारी अपने निर्धारित 2 साल की अवधि में यह कार्य कंप्लीट नहीं करता है तो उसका प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड होगा जब तक कि वो कंप्यूटर योग्यता धारित नहीं कर लेता। 2018 का ये सर्कुलर है जिसमें ये क्लियरिफिकेशन आया था कि भाई अगर ऐसी कंडीशन है तो जब तक वो कंप्लीट नहीं करता उसका प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड होगा और उसको रेगुलर पे स्केल नहीं मिलेगी, केवल मानदेय ही मिलेगा। इसका भी टेस्ट होता है? बिल्कुल, सिर्फ उसमें ही जिसमें अब रेगुलर पे स्केल्स देने के लिए नियम यह है कि जब से उसने अपने अपॉइंटमेंट ऑर्डर में अगर ऐसी कोई कंडीशंस डाली हुई है और जब वो पूर्ण करता है तब से उसकी सेवाएं नियमित होगी। ये तो है ही है कंप्यूटर, उसके अलावा कोई भी हो, ठीक है। अब अपन ये बात कर रहे थे कि अगर कर्मचारी ने कंप्लीट कर ली है, प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लिया है, तो नियम 24 के अनुसार उसको वेतन प्रदान किया जाएगा, ठीक है। अब जो डायरेक्ट रिक्रूटी आया है, डायरेक्ट रिक्रूटी आया है उसको अपन क्या देंगे? उसमें 26 में यह बताया, 26(1) में यह बताया है कि जो डायरेक्ट कर्मचारी लगते हैं उनको सेवा में नियुक्ति होने के साथ प्रोबेशन पीरियड की समाप्ति के पश्चात रेगुलर पे स्केल प्रदान की जाएगी और उसको उस वेतन श्रृंखला का न्यूनतम दिया जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? मूल वेतन क्या रहेगा उसका? वेतन श्रृंखला का न्यूनतम, जो भी न्यूनतम उसका बनना है वो रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी वेतन श्रृंखला आप बता दीजिए, उसका मैं आपको उदाहरण बता देता हूं। है ये 600 वाली में आया हमारा ही मामला 10,600, 15,600 लेवल 14 देखें आप। लेवल 14,
लेवल 14 की न्यूनतम जो है वो है 56,100, तो उसकी 56,100 पे फिटिंग हो जाएगी, ठीक है। और इस पर उसके जो भी उस तारीख को, जिस तारीख को उसका प्रथम वेतन बन रहा है, जो भी डीए है वो डीए मिलेगा। अगर उसने एचआरए का फॉर्म भर दिया है और स्वीकृति जारी हो गई है, तो जिस तारीख से स्वीकृति जारी हुई है उसके अनुसार उसको एचआरए मिलेगा। अगर वह जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर में लगा हुआ है तो उसको सीसीए मिलेगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो उस तारीख को राज्य सरकार द्वारा उसको उस वेतन श्रृंखला के आधार पर उस क्षेत्र विशेष के लिए जहां उसकी नियुक्ति है, जो जो भत्ते मान्य किए गए हैं वो सब प्राप्त होंगे। किस पे? न्यूनतम वेतन पर। सीसीए क्या सर? सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। ये एचआरए का फॉर्म भरना एचआरए का भरना होगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बिना भराए दे बिना फॉर्म ऐसे तो स्वीकृति मिलती है मैं किसी में। देखो साहब, क्या करते हैं ये मेरे को पता नहीं। नियम ये कहते हैं, नियम 4 एचआरए का 4(4) में ये है कि जिस दिन कर्मचारी फॉर्म भरता है और फॉर्म भरने की दिनांक 30 दिन के अंदर है, तो जिस दिन उसने फॉर्म भरा है, जिस दिन ज्वाइन करी है नियमित, उस दिन से मिल जाएगा। और 30 दिन के बाद अगर है तो जिस दिन फॉर्म भरा है उस दिन से मिलेगा। अगर फॉर्म नहीं भरा है और गवर्नमेंट मतलब दे देती है और ऑडिट में अगर मामला आ जाता है तो जो दिया है उसकी वसूली होगी। हर साल भरना पड़ता है? हर साल नहीं, एक बार एक कार्यालय में एक बार। अगर आपका मुख्यालय चेंज हो गया, भरा नहीं सर अभी तक तो। भाई नहीं भरा तो आपको अगर बताया होगा नियम। नहीं, सरकारी आवास में रह रहे हैं, सरकारी आवास में रह रहे हैं तो वो एचआरए नहीं मिलेगा, और वो तो कटेगा ही कटेगा। उसके साथ साथ एचआरए की जो निर्धारित दर है उस दर के अनुसार कटौती और होगी। एचएफआर वो बस ये पूछते हैं आप सरकारी क्वार्टर में रहते हो? एप्लीकेशन में स्वीकृति मांग लेते हैं, क्लियर है तो एचआरए नहीं, प्रोफोर्मा है उसका। परफॉर्मा है। हाँ जी, हमारे नुकसान हो गया ना, उन्होंने नहीं बताया। नहीं भरा साहब, 9 साल अनऑफिशियली बात यह है मैडम, अब आप फॉर्म भर के बैक डेट में इनवर्ड तो होगा नहीं, इनवर्ड नहीं होगा। जो उस टाइम अथॉरिटी थी उससे मार्किंग करवा के आपकी पर्सनल फाइल में डलवा दीजिए, खत्म। नियमित हो जाएगा, रेगुलर, खत्म। अगर ऑडिट में आपका आ गया और ऑडिट वालों के पास ये प्रूफ हो गया कि इनका जो है फॉर्म भरा हुआ नहीं है, तो वसूली होगी। आप किसी बुजुर्ग को पूछ लें, जो आपके साथ में जो भी बुजुर्ग हैं उनको आप पूछ लें, भाई वो वसूली होगी। अब एक कर्मचारी ट्रांसफर होके आता है, हालांकि मेरे को इसमें ये डिस्कस वाली बात नहीं है, पर बता देता हूं। एक कर्मचारी ट्रांसफर होके आता है और नए स्थान पर ज्वाइन करता है। पूर्व स्थान से एलपीसी आती है, एलपीसी के आधार पर एचआरए दे नहीं है। अगर आपका मुख्यालय चेंज होता है तो एलपीसी के आधार पर एचआरए दे नहीं है। उसके लिए भी नियम 4(4) में प्रक्रिया पूर्ण करनी पड़ेगी, फॉर्म भरना पड़ेगा। 30 दिन के अंदर अगर फॉर्म भरा है तो जिस दिन आपने ज्वाइन किए उस दिन से मिल जाएगा। 30 दिन से बाहर भरा है तो जिस दिन आपने फॉर्म भरा है उस दिन से मिल जाएगा। नियम इतना ही है, क्या होता है आप जाने। सीसीए के लिए क्या परसेंटेज? सीसीए सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, जयपुर में शायद 1000 रुपए है, हाँ अलग अलग रेट है। जयपुर में 1000 रुपए, बाकी
यहाँ 240 रुपए है, 620 बताते हैं, अभी 620 हो गए हैं। छठे में थी और 320 रुपए की। ये इसमें रेट्स है, सब अलग अलग रेट्स दी हुई है। सर जैसे एचआरए नहीं देते हैं, इसका मतलब ये है कि वो अकोमोडेशन दे रहे हैं, राइट? तो उसको एचआरए नहीं मिलेगा। जैसे मान लो किसी इंस्टीट्यूट में है ही नहीं फैसिलिटी, हाँ, तो उसको एचआरए मिलेगा। अगर फैसिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट क्वार्टर की फैसिलिटी नहीं है और वो उसको अवेल नहीं कर रहा है, तो उसको एचआरए मिलेगा। हमारे साथ मोस्टली यही होता है, हमारे मतलब नहीं है facility। अगर फैसिलिटी है और आप उसका उपयोग करते हैं तो एचआरए दे नहीं होगा, और जो फैसिलिटी अवेल करते हैं उसके बदले में अभी शायद 20% है, ऐसा कुछ है, जैसा भी है, मतलब वो कटौती होगी मंथली, जिसमें फर्नीचर वगैरह सब, उसकी लाइट पानी सब उसमें शामिल है। नहीं, लेकिन मेरा क्वेश्चन जैसे कि जैसे मैंने फॉर्म भर के नहीं दिया, लेकिन हमारे वो फैसिलिटी नहीं है, मतलब फैसिलिटी नहीं है तो भी फॉर्म भर के दोगे जब ही मिलेगा। नहीं दिया है, अब दे दीजिए, लगवा दीजिए। एचआरए काटते हैं तो किस बेस पे काटते हैं? तो वहाँ पे आपको अलॉट ही नहीं हो रहा है। अलॉट नहीं हो रहा है तो फिर काटने का सवाल ही नहीं है, फिर तो मिलेगा, फिर तो एचआरए मिलेगा। एचआरए मिलेगा, पर एचआरए प्राप्त करने के लिए आपको फॉर्म भरना जरूरी है। पहले तो इसमें डिफरेंस यहां तक था कि अगर आपका घर का मकान है तो उसके फॉर्म अलग होते थे, और अगर किराए का मकान है तो उसके फॉर्म अलग होते थे। 4 प्रकार के थे, क ख ग घ। तो अगर किराए का मकान है तो क और ख भरना होता था, और घर का मकान है तो ग और ग भरना होता था, ऐसा कुछ था। पर अब जो है वो समान कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, फॉर्म भरना है। ट्रांसफर करके आते हैं तो ट्रांसफर हो जाता है, तो जो पहली वाली जो सिटी है वहाँ का वो एचआरए कब तक चलता है? वहाँ का भी तो 6 मंथ तक ले सकते हैं। देखो, अगर इसमें 2 तरह के हैं मैडम, 6 महीने तक आप पुराना ले सकते हैं, ठीक है, पर इसके साथ साथ अगर आपका स्थानांतरण निजी प्रार्थना पर नहीं हुआ है और राजकीय हित में हुआ है, ठीक है, और आपने ट्रांसफर टीए क्लेम किया है, उसमें परिवार को लाना 6 महीने से पहले बता दिया है, तो 6 महीने नहीं मिलेगा। जितने दिन आपने परिवार को लाए हैं उस तारीख से आपका वहां बंद हो जाएगा और नए स्थान का मिलना चाहिए। अगर आपने पुराने स्थान का ले लिया है, क्योंकि पुराने स्थान का कब मिलता है? जब आपको डिक्लेरेशन देना है कि मेरा परिवार अभी भी वहां रह रहा है। जब आपने ट्रांसफर टीए में ये दोनों आपको प्राप्त करना है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखते हुए करना है कि मैं 6 महीने तक परिवार का टीए जो है वो क्लेम नहीं करूं। अगर क्लेम कर लिया है तो ये ऑडिट के पास गबन का जो पूरा मैटर बनाने का आधार बनेगा कि भाई जब आपने परिवार शिफ्ट कर लिया तो फिर पूर्व का कैसे ले सकते हो। अब ये कहां बेनिफिट है? जहां बड़ी सिटी है और गांव और उसका फर्क है। जैसे जोधपुर में अभी 18% है, और फलोदी अगर आप चले जाएं तो वहां 9% है। तो 9 और 18 के चक्कर में अगर आप ये करते हैं तो सीधा 9% का गबन आप कर रहे हैं। इस गबन के लिए आपके विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई के लिए लिखा जा सकता है, एफआईआर लॉन्च हो सकती है, क्योंकि आपने झूठे तथ्यों के आधार पर एक्सेस पेमेंट उठाया है। तो इस रिकवरी बात की बात है, रिकवरी तो होगी। रिकवरी तो कोई ड्रॉप नहीं कर सकता। अगर आपका और आपके प्रशासनिक अधिकारी का 36 का आंकड़ा हो गया तो वो आपको इस तरह में फंसा सकता है। समन्वय जरूरी हो जाता है फिर ऐसे मामलों में। उसके लिए लिखे कि वही परिवार वही है, तो फिर आप टीए बिल में बता दिया ना, टीए बिल में आपका तो 2 मिलता है, ट्रांसफर टीए में क्या मिलता है? खुद का 2, एक तो सिंपल आने का और दूसरा परिवार लेके आने का,
2 मिलता है, और परिवार के सदस्यों का 1। तो परिवार के सदस्यों का आपने जिस तारीख को जर्नी बता दी है, वो अगर 6 महीने के अंदर हो गई तो फिर आपका कौन सा परिवार वहां रह रहा है? जब आप यहां आगे 6 महीने बाद बताओ। दोनों चीजें, इसीलिए मैंने आपको बताया है, आप प्राप्त करो पुराना, कोई बात नहीं है, 6 महीना आप प्राप्त करो आराम से, पर उसमें आपको ये ध्यान रखते हुए, सजग रहते हुए काम करना है। फाइनली ये बेईमानी बंद करो ना, वो तो सीधा सा रास्ता है। जैसे हो गया सर एक क्वेश्चन सर मेरा तो जेन्युइन है, जैसे एचआर भाई साहब, मैं क्वेश्चन आपका क्लियर कर दूंगा, आपका ये रह जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है मेरा सर जिससे मेरा क्वार्टर पे अपन रहते हैं एचआर एक बताया ना, तो वो सर रेंज क्या है सर, कुछ ऐसा आइडिया है? तो मेरी सर प्रॉब्लम क्या है, 18 किलोमीटर। और सर वो 18 किलोमीटर से एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही होना चाहिए? अब अगर 18 किलोमीटर की परिधि अगर जयपुर के लिए अपन देखें, जयपुर के लिए, तो इसका एरिया जो है अभी 40 किलोमीटर का हो गया है, तो उसमें जो है वो म्युनिसिपल एरिया काउंट होगा। और सर जैसे मेरा सर क्वेश्चन ये है सर डिस्ट्रिक्ट चेंज होगी तो 18 किलोमीटर में, क्योंकि हेडक्वार्टर ऐसे कहते हैं ना कि जिला मुख्यालय पे है। हाँ। मेरे सर केस में क्या है कि बॉर्डर पे है, मतलब कॉलेज हमारा, तो नॉर्मली हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, या फिर 18 किलोमीटर ही मतलब हार्ड लाइन है? नहीं, आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी अगर रहते हैं तो मुख्यालय आप जो है वो तो चेंज हुआ बता ही नहीं सकते। इसलिए क्वेश्चन सर मेरा ये है कि सर हमारा जो कॉलेज है वो बाउंड्री पे है, मतलब 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच में। हाँ। और जो है मतलब सराउंडिंग एरिया जो है वो आपका दूसरे वो क्या है इसमें? काफी सर, इसलिए सर आप कुछ हाईलाइट कर दें। नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे 18 किलोमीटर की परिधि में अगर आप रह रहे हैं तो फिर वो हेडक्वार्टर वही माना जाएगा, हेडक्वार्टर वही माना जाएगा। नॉर्मल वे में अपन सभी, मैं भी करता था, सभी ये गलती करते हैं, मुख्यालय से जब बाहर जाते हैं तो मुख्यालय की परमिशन नहीं लेते हैं। नॉर्मल वे में कोई नहीं लेता, सबको जाना पड़ता है। तो मैंने इसके बचाव के लिए ये कर रखा था, जिस भी कार्यालय में जाता था कि भैया एक बगैर डेट की एप्लीकेशन आप छोड़ दो कि हम जो है मुख्यालय छोड़ के आज जा रहा हूं, ये कार्य है, जा रहा हूं, कोई भी निजी कार्य से मैं जा रहा हूं, एक एप्लीकेशन छोड़ दो। जब भी अगर खुदा नहीं करे, परमात्मा नहीं करे कि आपके साथ कोई ऐसा एक्सीडेंटल हो जाए कि आप पधारे और मार्ग में एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसी कैजुअलिटी हो गई जिसमें, तो आपके जो निजी फायदे जो आपके परिवार को मिलने हैं वो प्रभावित होंगे। नॉर्मल वे में कोई आपका बेनिफिट रोकना नहीं चाहेगा, पर कई बार ऐसी मजबूरियां हो जाती है। जैसे आप यहां से प्रस्थान किया, जोधपुर में रह रहे हैं, जोधपुर से आपने प्रस्थान किया, आप बनार तक भी नहीं पहुंचे होंगे और एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में जो है खत्म हो गए और अखबार में आ गया। अब अखबार में आ गया तो फिर आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं जोधपुर में ही था, सराउंडिंग एरिया जो है वो बाहर चला गया, लीगली चला गया। आप क्या कर सकते हो उसके आधार पे कि भाई इसकी बिना वो थी, नहीं मिलेगी, जो लाभ है वो प्रभावित होंगे। तो ऐसी कंडीशंस में ये एप्लीकेशंस रखी हुई काम आएगी। ये अनऑफिशियली है हो, नहीं, सही है सर, यही चाहिए सर प्रैक्टिकल तरीका तो यही है जी। काम करने का प्रायोगिक तरीका यही है सर, बिना डेट रखते हैं बस। मेरे ये तो हो गया आपके सामान्य, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी कंडीशंस में वो कर्मचारी आते हैं जो कि पूर्व में राज्य सेवा में ऑलरेडी कार्यरत थे और नई परीक्षा पास करके, नई चयन प्रक्रिया पूर्ण करके नए पद पर पदस्थापित हुए हैं, और वो नया पद या तो समान स्केल का है, समान स्तर का है, और या उच्च का है।
ठीक है, समान स्तर का है तो जब भी प्रोबेशन पीरियड पूर्ण करके रेगुलर पे स्केल्स में आएगा, समान स्तर का है, किसी प्रकार का कोई अंतर वेतन में नहीं पड़ेगा, जो आपका पूर्व में है वही, क्योंकि पूर्व का स्तर वही है, मिलता रहेगा। ठीक है, अब यहां प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि एक कर्मचारी जो पहले सेवा में था और पूर्व पद पर नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त कर रहा था, तो ऐसी दशा में 20/1/2006 के बाद उसको मानदेय देनी होगा। यदि उसके अपॉइंटमेंट लेटर में उसकी पे को प्रोटेक्ट किया गया है। पे प्रोटेक्ट कब होगी? जब उसका चयन का आवेदन जो है वो उसके विभाग के विभागाध्यक्ष के माध्यम से भेजा गया हो, फॉरवर्ड करवा के भेजा गया हो। ठीक है, अब यहां दूसरी कंडीशन यह होती है कि जब उसका आवेदन है, नई पोस्ट के लिए जो आवेदन उसने किया, उससे पहले वो सेवा में नहीं था और उसने आवेदन कर लिया, तो उस टाइम तो वो फॉरवर्ड करवा के नहीं भेजेगा। हालांकि ऐसी कंडीशंस में उसके 2 साल नहीं हुए होंगे, तो वो पूर्व नए पद पर हो भी सकते हैं 2 साल, हो सकते हैं जब तो ये काम आएगा। अदरवाइज वहां भी वो मानदेय ही प्राप्त कर रहा था और यहां भी मानदेय ही प्राप्त कर रहा है, इसलिए किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। परंतु जहां उसको रेगुलर पे स्केल्स मिल चुकी है और फिर उसके नए पद पे आ रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त होते ही उसको अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को यह बताना पड़ेगा कि मैं वेल इन सर्विस में हूं और इस पद पे हूं और नियमित वेतन श्रृंखला ले रहा हूं, कृपया मेरा पे प्रोटेक्ट किया जावे। वहां से आदेश करवाने होंगे, पे प्रोटेक्ट होंगे, तब पे प्रोटेक्ट होगी। अदरवाइज उसको नए पोस्ट का मानदेय ही मिलेगा, नियमित वेतन श्रृंखला जो पूर्व पद की प्राप्त कर रहा है देय नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशंस में उसको यहां फ्रेश रिक्रूटी माना जाकर वेतन निर्धारण होगा। अदरवाइज अपॉइंटिंग अथॉरिटी अगर पे प्रोटेक्ट करने का आदेश जारी कर देती है तो उसको उस पे का प्रोटेक्शन मिलेगा और उसको नियमित रूप से वह प्रोबेशन पीरियड में भी वह भुगतान किया जाएगा जो पूर्व पद पर उसको प्राप्त हो रहा था। मतलब नियमित वेतन श्रृंखला दी जाएगी, उसमें वेतन भत्ते सभी मिलेंगे, अदरवाइज सिर्फ मानदेय मिलेगा। क्लियर? अब जब उसका प्रोबेशन पीरियड नए पोस्ट का समाप्त होगा तो नई पोस्ट के अकॉर्डिंग वेतन हो जाएगा। नई पोस्ट के अकॉर्डिंग वेतन होगा पर उसकी पे प्रोटेक्ट नहीं होगी। अगर मान लो उसका 3 साल का पीरियड हो गया, 2 साल वो और 1 साल रेगुलर इंक्रीमेंट्स लग गए, तो रेगुलर इंक्रीमेंट लग गए तो उसको प्रोटेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि पे प्रोटेक्ट के आदेश नहीं है, तो नई पे मिलेगी रिक्रूटमेंट के हिसाब से। ये यहां ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखने की है। पे प्रोटेक्ट हमेशा अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही जारी कर सकती है और आदेश में स्पष्ट होने पर ही पे प्रोटेक्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है? अब पे प्रोटेक्ट अगर हुई है तो समान स्तर पे है तो समान स्तर पे मिल जाएगा, अगर पे प्रोटेक्ट नहीं हुए तो पाजी न्यू रिक्रूटमेंट के हिसाब से ही पे मिलेगी। यह फिक्सेशन करते समय ध्यान रखने की अत्यंत आवश्यकता। अब यह तो हो गया सिंपल, जहां समान वेतनमान है।
आपको तरुण जी ने वगैरह ये बताया क्या प्रोबेशन पीरियड में पूर्व पद पर अगर कोई कार्यरत है तो प्रोबेशन पीरियड में पूर्व पद का इंक्रीमेंट्स मिलेगा? सब फायदे मिलेंगे, पीएल, सीएल और वो वेतन वृद्धि वो सब मिलेंगे, नहीं होता है? किस पीरियड में? प्रोबेशन में। प्रोबेशन में पीएल वगैरह नहीं मिलेगी भाई साहब। पुरानी सर्विस से आ रहा है, पुरानी सर्विस से आ रहा है तो भी नहीं मिलेगी। पुरानी सर्विस की अर्न की हुई उस तारीख तक की अगर आपके बैलेंस में पीएल है तो आप यहां उपयोग कर सकोगे, नहीं इस पीरियड में नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। सिर्फ पे प्रोटेक्ट होगी अगर आदेश में दिया हुआ है। और नियम, मैं यहां नियम की बात कर रहा हूं, नियम यह कह रहे हैं कि 2 साल तक उसको पे जो है ज्वाइनिंग के समय जो है वो ही मिलेगी, इंक्रीमेंट दे होंगे, पर कब? जब संतोषप्रद प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा तब उसका एरियर मिलेगा। हमें तो साथ के साथ लिए, मैं आया था। मैं आपसे पहले क्या कहा, मैं नियम की बात कर रहा हूं। एरियर नहीं बनाना उस चक्कर में दे देते हैं, पता ही नहीं होगा सर, बिल में क्यों आ जाता है? दे देते हैं, पर नियम गारंटी से कह रहा हूँ सर, उनको पता ही नहीं होगा, नहीं तो किसी भी कंडीशन में नहीं देते। लिखवा लो सर, क्या चीज? उनको ये रूल ही नहीं पता होगा कि आपको ये देना नहीं है, बाद में देना है, ये जिन्होंने पता भाई ये जो है 7वें वेतन 6ठे वेतन आयोग, हालांकि 6ठा वेतन आयोग अपने यहाँ नहीं है, अपने रिवाइज पे स्केल्स के नाम से होता है। 2008 में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, 2018 में 17 में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्रोबेशन समाप्ति के पश्चात देय होगी। देय है, पर 2 साल के पीरियड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ डीए को छोड़कर। जो डीए बढ़ता है उसका मिलता है, बाकी नहीं होता। बाकी सब जो परिवर्तन होता है वो प्रोबेशन अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो ही मिलेगा, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। नहीं जुड़ेगी, पीएल नहीं जुड़ेगी, पीएल नहीं जुड़ेगी, एचपीएल नहीं जुड़ेगी, ये दोनों नहीं जुड़ेगी, किसी प्रकार का अवकाश नहीं जुड़ेगा। सिर्फ आपको सीएल मिलेगी, मैटरनिटी मिलेगी, पैटर्निटी मिलेगी, तो उस टाइम वो फिक्स वेतन ही मिलेगा। फिक्स मतलब वो रेगुलर वेतन नहीं जैसे मिलेगा। नीचे छोड़ के आया और आप कह रहे हो पे प्रोटेक्ट हो गया, 2 साल बाद उसका सेटिस्फैक्टरी नहीं है, हाँ। तो वो क्या वापस अपने मूल डिपार्टमेंट में जा सकता है? अगर वो जाना चाहे तो जा सकता है, नहीं 5 साल रेगुलर होने से पूर्व उसको जाना पड़ेगा। रेगुलर हो गया, रेगुलर होते ही उसका लियन वहां से समाप्त हो जाएगा, आपका यहां लियन प्रारंभ हो जाएगा। नहीं सर, अभी जैसे मान लो उसके 2 साल पूरे हो गए, अब 1-2 महीने वो लगा दे। पहले एक मिनट आप एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने दो। पहले यह हुआ करता था कि यदि प्रोबेशन पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है, सेवा सत्यापित रेगुलर पे स्केल मिलती थी रेगुलर। भाई ये कब से आया है? 20/1/2006। उससे पहले रेगुलर पे स्केल मिलती थी, ठीक है ना? तो 20/1/2006 के बाद ये हुआ है कि जैसे ही आपका प्रोबेशन सेटिस्फाई होगा तभी रेगुलर पे स्केल मिलेगी, और रेगुलर पे स्केल मिलेगी तो उसके कब होगा? उसके साथ साथ आपका फिक्सेशन हो जाएगा। फिक्सेशन कब होगा? नए पे स्केल्स में, जब आप पूर्व पद नए पद पर स्थायी हो जाएंगे। सेटिस्फैक्ट्री होगा जब स्थायी होंगे, स्थायी होते ही आपको रेगुलर पे स्केल मिलेगी। तो जब आप स्थायी हो गए आपका पूर्व पद का लियन समाप्त हो जाएगा। इस पद पर, जिस पद पर अब आज की तारीख में आप है स्थायी हुए हैं, वहां आपका लियन प्रारंभ हो जाएगा। पहले क्या होता था? पहले ये होता था अस्थायी थे, तो जब तक अस्थायी थे तब तक उसका उस पोस्ट पे लियन रहता था, कितने साल हो गए? चाहे कितने साल हो जाओ, स्थायी होते ही उसका खत्म होता था। सर एक यहाँ क्वेश्चन भी आ रहा है, प्रोबेशन हमारा कंप्लीट हो गया, हमारे प्रोबेशन का सर्टिफिकेट भी मिल गया, फिक्सेशन भी हो गया, लेकिन डिपार्टमेंट से हमारे स्थायीकरण के लिए हो गया, इनको नियमित किया जाता है, वो तो हो गया, फिक्सेशन एक अलग चीज है। एम्प्लॉय स्टेटस में अस्थायी करता है क्या नहीं साल तक,
आपको जब रेगुलर पे स्केल्स दी गई है, उस आदेश को कृपया, यदि आपका प्रोबेशन था और पूरा हुआ है, 2006 के बाद के एम्प्लॉय है, तो उस आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इनको नियमितीकरण जो है वो स्थायी करते हुए किया जाता है। अलग से आदेश की जरूरत ही नहीं है। रेगुलर पे स्केल दे ही तब होगी जब आपका स्थायीकरण होगा, जब आपका नियमितीकरण होगा। नियमितीकरण, स्थायीकरण, इसमें 20/1/2006 के सर्कुलर में स्पष्ट रूप से है कि स्थायीकरण होने पर ही नियमित वेतन श्रृंखला देय होगी। तो अपना हो गया वो। तो पहले शायद ऐसा होता होगा कि स्थायीकरण के अलग से आता है। पहले थे प्रावधान, सीनियरिटी और प्रमोशंस। इसमें प्रमोशन तभी होता है कर्मचारी का जब वो पूर्व पद पर स्थायी हो, पिछले पद पर स्थायी हो, अदरवाइज प्रमोशन नहीं होता। हाँ जी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि किसी ने 2 साल कंप्लीट कर लिए, मान लो आज उसका हो गया 2 कंप्लीट हो, तो अब स्थायी तो 1-2 मिनट लग जाते हैं, तो आज मतलब वो सेटिस्फैक्ट्री है, इनसेटिस्फैक्ट्री, अब जैसे कल 2 साल 1 दिन हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो सेटिस्फैक्ट्री हो गया है, या वो 2 साल 2 महीने बाद कह रहे हैं देखो यूं है, अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोबेशंस के कुछ न कुछ रीजन आपको बताने ही पड़ेंगे। जो भी आपका अनसेटिस्फैक्ट्री करेगा, आफ्टर 2 इयर्स भी करेगा तो रीजन बताने पड़ेंगे। रीजन बताया है, दैट्स ओके। अब आपको खुद को पता है कि भाई मैंने 2 साल में 31 दिन की या 40 दिन की या 50 दिन की विदाउट पे ली है, तो वो तो एक्सटेंड हो गई होगा, अपना आप आपको पता ही है। वो सब चीजें नहीं हो तो ऑटोमेटिकली वो 2 साल हो जाएगा। नहीं हो तो हो जाएगा। कितनी बज गई भाई साहब? यार ये रह गया। अगर आप 10-1 मिनट अगर 10-1 मिनट अगर सहन करना चाहें तो मैं आपको बता देता हूं नट चैल शॉर्ट में। हाँ जी। तो दूसरा ये था, उच्च पद पर अगर है, उच्च पद पर अगर है तो उसको क्या होगा? उच्च पद पर है तो अगर उच्च पद का न्यूनतम वेतन प्राप्त होने वाले वेतन से कम है तो उसको न्यूनतम वेतन दे दिया जाएगा। ठीक है। अगर ज्वाइनिंग पे दे दी जाएगी, वो रेगुलर हो जाएगा। अगर नए पद का वेतन, न्यूनतम वेतन जो है वो प्राप्त कर रहे वेतन से कम है, जैसे एक कर्मचारी, उदाहरण के लिए अपन ले लेते हैं, L9 में था, L9 की न्यूनतम जो है वो 28,700 है और वो 2 इंक्रीमेंट के साथ 31,400 पे था। ठीक है। और अब वो कर्मचारी L12 में चला गया। ठीक है। L12 का जो न्यूनतम है वो है 44,300, तो 44,300 उससे उच्च है तो न्यूनतम 44,300 दे दी जाएगी। इसी प्रकार एक कर्मचारी पूर्व में जो है वो 45,300 प्राप्त कर रहा है, देख कोई भी मान ले, और वो L12 में चला गया और उसका L12 का न्यूनतम जो है वो 44,300 है। अब 44,300 जो है वो उससे कम है, वो 45,300 प्राप्त कर रहा है, तो 45,300 अपन कम वेतन तो नहीं देंगे, तो 45,300 से जस्ट एबव, कब से 119 में जस्ट एबव देंगे। और यदि वह 116 जो 117 से जिसका इनकेशमेंट हुआ था, 116 में अगर आ रहा है, ये पे स्केल 116 की है, तो 116 में अगर है तो उसको यहां किया है कि यदि समान स्तर है
तो पहले समान स्तर दिया जाएगा। मतलब यहां 45,300 प्राप्त कर रहा है और यहां भी 45,300 है, तो दोनों को 45,300 पे ही रखा जाएगा। अगर 45,300 नहीं है तो 45,300 से जस्ट ऊपर वाली दी जाएगी। क्लियर? कोई डाउट? अब अपने तीसरी कंडीशन बची, वह कर्मचारी जो लोअर पोस्ट पे जाता है, पहले हायर पोस्ट पे था, अब लोअर पोस्ट में जा रहा है, तो क्या होगा? तो ऐसी दशा में मैंने आपको उदाहरण बताया था कि एक एओ है, वो वाणिज्य कर विभाग में सहायक वाणिज्य कर अधिकारी बनता है, उसकी पे उससे कम है, तो जो पे स्केल्स है, नए पद की जो पे स्केल्स है, यदि पुराने पद पर उसकी जो मान लीजिए 3 साल की सेवा है, रेगुलर सेवा 5 साल यूं हो जाएगी, भले ही यूं रेगुलर जो है वो 3 साल की है, प्रोबेशन समाप्त होने के बाद 3 साल की है, तो यहां नए पद की वेतन श्रृंखला के न्यूनतम में 3 साल की सर्विस होने पर 3 वेतन वृद्धियां जोड़ते हुए, 3 वेतन वृद्धियां जोड़ते हुए जो वेतन बनता है वो देय होगा। वो भी कम ही पड़ेगा वैसे। नेचुरली कम होगा, यही मिलेगा उसको। नेचुरली कम होगा, क्योंकि वो पुरानी पे स्केल, जैसे मान लीजिए उसमें L14 में 3 जुड़ी हुई थी, अब L12 में अगर आप 3 जोड़ोगे तो नेचुरली कम तो होगी। 9% वहां भी बेनिफिट मिला है, 9% वहां भी इंक्रीमेंट है, 9% 3 साल का ये यहां भी बनता है, तो नेचुरली कम हो गई होगा। स्टार्टिंग से नहीं करेंगे उसको, स्टार्टिंग से नहीं करेंगे, 3 जोड़ते हुए जो वेतन बनता है वो देंगे। ठीक है? क्लियर? अब प्रमोशन के समय क्या होगा? प्रमोशन के समय 2 कंडीशंस बनती है। एक, पूर्व पद पर जिस पद से प्रमोशन हो रहा है उसी पद का वेतनमान प्राप्त कर रहा है, और दूसरी कंडीशन, एसीपी के कारण वेतन प्राप्त कर रहा है। अगर पूर्व पद पे का ही वेतन प्राप्त कर रहा है तो सीधी सी एक इंक्रीमेंट जोड़ते हुए, यदि यहां पे भी अब आपको 119 और 118 अलग अलग देखना पड़ेगा। 119 के पहले अगर का कर्मचारी है और 119 वाली वेतन श्रृंखला ले रहा है तो उसको 3% जोड़ते हुए अगली स्तर देंगे, और यदि 116 से है, 116 में है तो पहले समान स्तर अगर आ रहा है, एक इंक्रीमेंट जोड़ते हुए समान स्तर बन रहा है, तो पहले समान स्तर दिया जाएगा, और समान स्तर नहीं है तो अगली स्तर दिया जाएगा। क्लियर? अब यदि वह सिलेक्शन स्केल लेने के बाद, चयनित वेतनमान एसीपी लेने के बाद प्रमोशन ले रहा है, ऐसी कंडीशंस में एसीपी पे जो वेतन स्तर उसको मिल रहा है, यदि वह वेतन स्तर और पदोन्नत पद का वेतन स्तर समान है तो किसी प्रकार का कोई फिक्सेशन तो होगा, अंतर नहीं रहेगा, जो प्राप्त कर रहा है वही मिलेगा। और यदि पदोन्नत पद का वेतन स्तर और एसीपी का वेतन स्तर अलग अलग है, जैसे मान लीजिए कोई जेईएन था, 12 नंबर स्केल में था, और उसको एसीपी दी तो 13 नंबर दे दी, पदोन्नति हुई तो वो 14 नंबर में होगी। उदाहरण बता रहा हूं, गलत भी हो सकता है। तो 12 नंबर और 13 नंबर में उसको 3% का तो बेनिफिट मिल ही गया। अब यहां क्या करना है, 13 नंबर से 14 नंबर में उसको लाना है। यदि 13 नंबर में जो वेतन प्राप्त कर रहा है उसमें और 14 नंबर में वो समान स्तर आता है तो किसी प्रकार का कोई लाभ देय नहीं होगा। अगर समान स्तर नहीं आता है
तो उससे अगला स्तर जो भी है वो दिया जाएगा। क्लियर? इसमें कोई डिस्प्यूट अगर और समझ में नहीं आई वो बात तो वो आप पूछ लें, अदरवाइज जय हिंद।